हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लास्ट वीक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहली डेवलपमेंट हमारे पास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हमारे जो ऑलरेडी इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनकी टर्म को यूनियन गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो इस ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल का मेंशन आता है एंड अटॉर्नी जनरल माइंड यू इज़ द पार्ट ऑफ योर यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। एंड जो इनका काम क्या है? ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो आप लगा लीजिए गवर्नमेंट के सबसे जो बड़े वकील हैं, गवर्नमेंट के ऊपर इतने ज़्यादा जो केसेस होते हैं उन सब का जवाब कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल का एक ऑफिस है। तो इनकी हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल्स एंड ऑल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स एटसेट्रा, तो ऐसी पूरी लॉयर्स की टीम है जिसको हेड कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास कुछ प्रिविलेजेस एंड पावर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर ही कैन गो एंड ही कैन स्पीक, बट वोट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया में जो भी कोई कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इवन के लोअर जुडिशरी, ऑल्दो लोअर जुडिशरी में अटॉर्नी जनरल का जाने का कोई सेंस बनता नहीं, लेकिन अगेन अगर जाना पड़े भी तो अटॉर्नी जनरल कैन गो एंड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इतनी वाइड रेंज ऑफ पावर्स हैं इनके पास रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। एंड मोर ओवर जैसे कुछ गवर्नमेंट को ओपिनियन देना है, लीगल एडवाइस देनी है, तो वो भी अटॉर्नी जनरल देते हैं। ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए जैसे अब 1 साल के लिए जो टर्म एक्सटेंड कर दी गई, तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ऑल्दो जो अटॉर्नी जनरल का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है जी। तो जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो क्या है? ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ठीक है जी काम अच्छा कर रहा है, तो तब तक ही कैन कंटिन्यू। जिस दिन प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि जब तक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लग रहा है, तो टेक्निकली प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक रिले का काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के नाम के अंडर जो वेरियस ऑर्डर्स हैं वो इशू होते हैं। अदरवाइज जो डिसीजन कौन ले रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहा है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है कि ये हमारे गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तक द पर्सन कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस। अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? तो वही क्वालिफिकेशन, वही क्राइटेरिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्राइटेरिया जो मीट करना है। तो दोस्तों कमेंट्स में आपको लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने ले किया हुआ है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो ये एक नई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। बेसिकली एक अफोर्डेबल क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है, ताकि जो टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन है मार्केट्स में वो बढ़े। तो जैसे हम इस लॉकडाउन के टाइम पर हमने काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स फेस की हैं, एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी लेके आई है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिनको इनफैक्ट के आपके जो 1991 वाले रिफॉर्म्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है जी। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को थोड़ा उसमें रियायत दे दी गई है गवर्नमेंट ने उनको। पहले क्या होता था कि जो अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा अगर आप स्टॉक कर रहे हैं किसी फूड आइटम को, तो अगर एंड वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में फॉल करता है, तो देन यू वर लायबल टू बी पीनलाइज्ड। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ रिलैक्सेशंस की हैं। तो दैट इज़ वाई अब जैसे इन सब रिलैक्सेशंस के थ्रू हुआ क्या है कि जो प्राइवेट आपका सेक्टर है उसके पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का एक स्कोप आ गया है। पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इतनी बड़ी वो हिंड्रेंस रहती थी, इतना बड़ा वो डेटरेंट था कि लोग करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है जी। तो 10,000 करोड़ की ये स्कीम है जो कि सब्सिडाइज करेगी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे जो वेंचर्स करना चाहेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में, उनको सब्सिडाइज करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं, ताकि जो आपके फार्मर्स हैं उनको कभी डिस्ट्रेस सेलिंग ना करनी पड़े। यानी डिस्ट्रेस सेलिंग का मतलब क्या है कि एकदम से मान लीजिए प्राइसेस क्रैश हो गए, या फिर एकदम से इतना ज़्यादा फूड जो आपके क्रॉप्स की आउटपुट इतनी ज़्यादा आ गई, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि अब जो
काफ़ी कौड़ियों के दाम पर ये चीज़ें मान लो बिक रही है ना, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो दैट इज़ वाई हम अगर हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंगी एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी तभी ये चीज़ इंश्योर कर पाएंगे। इनका क्या रोल है, मान लीजिए एक जगह पर आपके सरप्लस जो प्रोड्यूस हुई है, दूसरी जगह पे अकाल पड़ा हुआ है ना, फेमाइंस चल रही हैं, तो अगर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ इंटैक्ट हैं तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएंगे। तो दैट इज़ वाई ये जो डेवलपमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ग्लिच है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लीजिए एक सीज़न में जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ऐसे रॉक बॉटम होते हैं, दूसरा 5-6 महीने बाद देखोगे तो वो स्काई रॉकेट कर जाते हैं ना। तो अब इन सब चीज़ों को, इन सब डिस्पैरिटीज़ को भी दूर करना गवर्नमेंट का काम है। तो ये स्कीम इज़ इंडिकेटिव कि ये उस डायरेक्शन में काम करेगी। तो 5 साल के अराउंड का इसका जो टेन्योर है 2024-25 तक का एजेंडा है गवर्नमेंट का, कि तब तक हम कुछ सब्सटैंशियल डेवलपमेंट्स कर लेंगे ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। तो अब इससे मिलता जुलता एक और भी चीज़ है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ये गवर्नमेंट लेकर आई थी फॉर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। तो जैसे आपने कुछ साल पहले विटनेस किया होगा कि जो प्याज की कीमत थी एकदम 100-150 रुपये हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया था कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है वहाँ से स्टोर करके, ट्रांसपोर्ट करके, जहाँ पर डेफिसिट है वहाँ तक हम पहुँचा पाएँ, ठीक है जी। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अब इस स्कीम को भी गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है कि ये अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड जो डिस्ट्रेस सेल है उनके अगेंस्ट भी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम बजट में लेकर आए थे पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं डिटेल में। आगे हम देखते हैं कि अब हम करना क्यों चाहते हैं ना, ऑल्दो हमने डिस्कस कर ही लिया कि वेरियस रीजंस क्या हैं कि एक टाइम पर सरप्लस प्रोडक्शन है एट्सेट्रा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हम 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी जो फूड वेस्टेज है वो कम हो जाएगी इन ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स के आने के थ्रू। जैसे हमने देखा होगा कई बार न्यूज़ में कि कई बार जो किसान क्या कर रहे हैं, अपनी जो फसल है पूरी रोड्स पर फेंक रहे हैं, बिकॉज दे हैव नोवेयर टू कीप, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है एंड वो अपने फील्ड में भी नहीं रख सकते क्योंकि अगली फसल भी तो सो करनी है ना। तो दैट इज़ वाई जो फूड वेस्टेज है उसको रोकेगा एक तो ये, एंड फार्मर की इनकम बढ़ेगी। फार्मर की इनकम बढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक स्टेबल इनकम, स्टेबिलिटी आए फार्मर की इनकम में। जैसे एक कई बार क्या होता है कि भाई प्रोड्यूस अच्छी होगी लेकिन प्राइस नहीं मिला है ना, तो इन सब चीज़ों को भी केटर करना ज़रूरी है इन एक्सटेंशन टू इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम। आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आपके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एंड द अदर थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मान लीजिए कि आपके गोडाउन्स वगैरह बन रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लेबर फोर्स इन्वॉल्व है उनकी जॉब आएगी। एंड फाइनली आगे जो मान लीजिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद है, जो रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, तो काफ़ी ऐसे रिपल इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो ये क्या चीज़ है, नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च की है फॉर द बिहेवियरल चेंज। तो जैसे अब कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो चुका है इस ईयर का, तो इसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती ना कि अब हम जब तक कोविड के अगेंस्ट कुछ नहीं दवा मिल जाती तो हम घर में बैठे रहें। तो इसीलिए नीति आयोग लेकर आई है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन, जिसके तहत आपके बिहेवियरल चेंज पर काम किया जाएगा ताकि लोगों को कोविड सेफ बिहेवियर इंश्योर करवा सकें हम। तो इसमें जो वेयरिंग मास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एक अब बोल दीजिए पिलर है। तो इसमें 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है वेब पोर्टल जो कि आपको रिसोर्सेज एट्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देगा बाय द बिहेवियरल साइंस एंड यूज़ ऑफ नज एंड सोशल नॉर्म्स थ्योरी। तो नज थ्योरी यही है कि आपको कोई पीनलाइज नहीं कर रहा किसी काम के लिए। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने आपसे कुछ करवाना है काम, तो आई वॉन्ट ऐसे स्ट्रिक्टली आस्क यू टू डू इट, बट आई विल नज यू इन अ वे कि मैं आपको इस तरीके के इंसेंटिव्स लगा लीजिए, या फिर मैं आपका बेंट ऑफ माइंड इस तरीके से चाहूँगा कि आप वो काम खुद से करें। सो दिस इज़ व्हाट नजिंग, ठीक है। तो स्लाइड पुश है नजिंग, इट इज़ नॉट एग्रेसिव वे ऑफ डीलिंग विद स्टाफ, ठीक है। तो गवर्नमेंट यही करना चाह रही है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, मीडिया कैंपेन। मीडिया कैंपेन के थ्रू आपके जो मास्क को वेयर करने के लिए काफ़ी एग्रेसिवली गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड इनफैक्ट अगर आप नहीं पहन रहे मास्क एटसेट्रा तो आपने देखा होगा इतने हेफ्टी जो चालान्स वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है ना, तो इन अ वे है हमारी सेफ्टी के लिए ही। तो हमें भी गवर्नमेंट को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए ऐसे इनिशिएटिव्स में, ठीक है जी। तो ये है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन, आपको पता है नीति आयोग की ये कैंपेन है। एंड लास्ट टॉपिक,
खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, प्लीज़ फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो, ठीक है जी। तो ये एक इंडिया भूटान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट इंडिया भूटान के केस में ये पहला जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट 2014 के तहत अब हरकत में आना थोड़ा स्टार्ट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में इसकी जो फाउंडेशन स्टोन को रखा था, 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, लेकिन उसके बाद लैंड एक्विजिशन एंड कुछ वेरियस क्लियरेंसेस के चक्कर में कुछ टाइम तक इसका काम रुक गया था। अब दोबारा गवर्नमेंट ने कंसेशन अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कंसेशन अग्रीमेंट क्या है हम आगे देखते हैं। पहले आप जो मोटी मोटी कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे ये पहला इंडिया भूटान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 50-50 रेशो का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट के थ्रू नहीं जा रहा, हमारी जो कंपनीज़ हैं जैसे इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है एंड भूटान की है भूटान्स ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनीज़ के भीतर ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है। तो अब हम कंसेशन अग्रीमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज है हमारे पास, एक इंडिया की कंपनी है, एक भूटान की कंपनी है, ठीक है जी। सो इंडियन कंपनी अपने पैसे खुद दे रही है, भूटान की कंपनी जो डीजीपीसी है इसके पैसे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ठीक है। तो इनके पास भी अपना शेयर हो गया, तो दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर ये बन गया। तो टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रादर देन फंडिंग द होल प्रोजेक्ट बाय इटसेल्फ, अब टेक्निकली अगर हम देखें तो जो 100% पैसा है वो जा तो इंडिया से ही रहा है, लेकिन अब जो देखने में या हम इस इकोनॉमिक अग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है, 50-50% दोनों का स्टेक बन गया। तो ऑल्दो पैसा इंडिया से ही जा रहा है, लेकिन वो पैसा हमने भूटान के थ्रू इस प्रोजेक्ट में डलवा दिया, तो इसलिए भूटान की गवर्नमेंट का या भूटान की डीजीपीसी का स्टेक आ गया। तो दिस इज हाउ दिस जॉइंट वेंचर विल वर्क, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है 30 सालों तक इस लिहाज से काम करेगा ये, एंड माइंड यू दिस वाज द ग्रांट, ठीक है। तो इसको जो डीजीपीसी है उसको रीपे नहीं करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा, ठीक है। तो 30 साल तक ये जॉइंट वेंचर काम करेगा एंड इन 30 सालों में क्या होगा, जो पावर है वो भूटान को मिलती रहेगी इन दैट फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो जो भूटान को जितनी पावर ड्रॉ करनी है, जो वेरियस इंट्रिकेसीज होंगी अग्रीमेंट की, उसके तहत जो भी उनका शेयर बनेगा वो उनको रॉयल्टी के टर्म्स में फ्री मिलता रहेगा एंड इंडियन गवर्नमेंट उनसे परचेज करती रहेगी, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि 30 सालों के बाद भूटान की गवर्नमेंट के पास पूरी ओनरशिप आ जाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो अब हमें फ़ायदा क्या है कि ये जो दो दोस्त एक प्याली में चाय क्यों पी रहे हैं ना, तो प्यार बढ़ता है। तो वही रीज़न है कि अदरवाइज हम चाहें तो जो अगर 100% पैसा हमने ही लगाना है तो हम अपनी कंट्री में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वेरियस इसके दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो आपके जो रीजन की डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर आपकी रीजन इज़ इक्वली डेवलपिंग, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आसपास की कंट्रीज़ में जैसे टेररिज्म एटसेट्रा ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती नहीं, तो आपको इनफैक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट इन सब चीज़ों के भी होते हैं। और ऑल्दो सोने में थोड़ा ऐसे फार फेच्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। मान लीजिए अमेरिका देखें अगर हम, तो उनके अराउंड कनाडा एंड टू सम एक्सटेंट मेक्सिको एज वेल थोड़े डेवलप्ड हैं, या यूरोप फॉर दैट मैटर। यूरोप तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ देखें तो पूरा नेबरहुड अच्छे से डेवलप्ड है ना, तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें नहीं पाते, क्योंकि क्या है कि लोग ऐसे लोगों की अटेंशन कंस्ट्रक्टिव कामों में लगी हुई है, पीपल हैव जॉब्स। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जहाँ पर बेरोज़गारी है, पॉवर्टी एटसेट्रा ये सब चीज़ें हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द मैलिफाइड फोर्सेस कि वो लोगों को अपनी तरफ ड्रॉ करके डिस्ट्रक्टिव कामों में लगाएं। तो दैट इज़ वाई रीजन की डेवलपमेंट एंड मोरओवर अगर हम इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स देखें, फॉरेन पॉलिसी में हम पढ़ते हैं, तो हम तो ओवरऑल दुनिया का विकास चाह रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो शेयर्ड बेनिफिट्स हैं वो विन विन है सभी के लिए। कैसे, एक तो जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भूटान के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, एक्सटर्नल जो उनके पास डॉलर्स इकट्ठे होंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा उनका। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि हम दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगी, दोनों कंट्रीज़ का स्टेक बढ़ेगा एक दूसरे में, तो और ज़्यादा जो रिलेशंस है गवर्नमेंट लेवल पर और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ इंडिया को क्लीन लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ हमने सीखा इस जॉइंट वेंचर का हमें क्या फ़ायदा हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जो
न्यू नॉर्मल, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये कैंपेन कौन चला रहा है? नीति आयोग की ये कैंपेन है। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री की फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो स्कीम है इसके तहत देखा, जो वेरियस सब्सिडीज एटसेट्रा ये प्रोवाइड कर रही है, कौन से सेक्टर को कर रही है ना, वो भी हमने सब चीज़ें देखी। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिकली ये स्कीम है। एंड इससे पहले हम देख चुके थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इस ऑफिस के बारे में हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।